हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेक्टर चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने के लिए थ्योरी और फार्मूला पढ़ा था। तो हम लोगों ने लगभग जितना थ्योरी और फार्मूला पढ़ना है वो पढ़ लिया था। सिर्फ एक बचा हुआ है, सेक्शन फार्मूला खंड सूत्र। उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.2 बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे का वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आपको आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला खंड सूत्र। तो इसमें देखो, इसमें दो केस होता है ना। पहला केस होता है जब पॉइंट आर होगा, एक पॉइंट आर होगा, वो किसी वेक्टर PQ को अंतः विभाजित करेगा, है ना। अ पॉइंट आर डिवाइड्स वेक्टर PQ इंटरनली। ठीक है, तो एक ये है। और दूसरा होगा जब पॉइंट आर वेक्टर PQ को बाह्य विभाजित करेगा। तो आराम से हम लोग एक एक केस देखते हैं। सबसे पहले ये वाला देखते हैं जब अंतः विभाजित करता है ना, इंटरनली डिवाइड करता है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग स्पेस दिखा देंगे XYZ एक्सिस के मदद से, XYZ। ठीक है, अब वेक्टर PQ हम लोग को चाहिए, तो वेक्टर PQ हम लोग बना लेते हैं इसमें कुछ इस तरह से। वेक्टर PQ बन गया। यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है। अब देखो, अब हम लोग इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, है ना। तो यहाँ ओरिजिन से जो वेक्टर बनता है वो पोजीशन वेक्टर होता है ना। तो ये इसको हम लोग वेक्टर A मान लेंगे। इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हम लोग बना के इसको क्या मान लेंगे, वेक्टर B, है ना। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका वेक्टर PQ है या लाइन PQ है, इस पे एक पॉइंट लेना है ना। इसी पे लेना है, इसके बाहर नहीं। फिलहाल अंतः विभाजित कर रहा है ना, इसलिए इसी पे लेना होगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट R ले लिया और ऐसे लेना है कि ये पॉइंट R जो है इस PQ को M/N यानी M/N में विभाजित करे। यानी ये पोर्शन कितना हो, M, और ये वाला पोर्शन कितना हो, N हो जी। ठीक है, तो ये पॉइंट R जो है इस लाइन या इस वेक्टर PQ को M और N के अनुपात में, रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट R का भी पोजीशन वेक्टर हम लोग बना सकते हैं ना, तो बना देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर R। ठीक है, तो ये खंड सूत्र जो है, सेक्शन फॉर्मूला, ये कुछ और नहीं, हम लोगों को यही पॉइंट R जो है इसका पोजीशन वेक्टर, ये R का फॉर्मूला देता है। R वेक्टर निकालना हम लोग सीखेंगे इस खंड सूत्र से, सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। वेक्टर PQ पर एक पॉइंट R है जो PQ को M/N में अंतः विभाजित यानी इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, ये फिगर में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो फिगर देखिए, इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है। यहाँ वेक्टर A क्या है, ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है कि नहीं। वेक्टर B क्या है भाई, तो ये पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है। और वेक्टर R क्या है, तो ये पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें M क्या है, N क्या है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर R, ये क्या है, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, है ना। तो अब देखो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से, तो सेक्शन फॉर्मूला से आपको ये आर वेक्टर निकालने
आता है ना। तो ये आर वेक्टर क्या होगा भाई सेक्शन फार्मूला से, तो ये होगा, देखो फार्मूला क्या होता है सेक्शन फार्मूला यहाँ एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला, जिसके हेल्प से हम लोग ये पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको खाली ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, है ना, ये फिगर विगर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए दिया हुआ रहेगा, वेक्टर बी दिया हुआ रहेगा, एम और एन दिया हुआ रहेगा, है ना। तो आप डायरेक्ट जो है सबका वैल्यू इसमें रख के और सॉल्व करोगे तो आपका ये वेक्टर आर निकल जाएगा, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए कि आखिर हम लोग को मिलता क्या है सेक्शन फार्मूला से, ये फिगर बना के अच्छे से बता दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा सा केस और होता है। ये जो पॉइंट आर है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट आर जो है, ये जो वेक्टर है आपका पी क्यू, या ये लाइन पी क्यू है, इसका मध्य बिंदु यानी सेंटर पॉइंट हुआ तो ये फॉर्मूला ना सिंपल बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, यदि पॉइंट आर पी क्यू का मध्य बिंदु यानी सेंटर पॉइंट हो, ठीक है, तब देखो अगर सेंटर पॉइंट होगा, ध्यान से देखिए, अगर सेंटर पॉइंट होगा ये पॉइंट आर, तो क्या होगा, ये एम और एन बराबर होगा कि नहीं। अगर ये पॉइंट ठीक बीच में होगा तो ये एम और एन इक्वल होगा, एम इज इक्वल टू एन, है कि नहीं। तो देखो ये फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, मैं इधर मिटा देता हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, इसको लिख लीजिए, नहीं होता है तो वीडियो पॉज करके इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए m इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो अब r वेक्टर का फॉर्मूला देखो कैसा हो जाएगा, m b वेक्टर प्लस, देखो n के जगह पर भी तो m लिख सकते हैं क्योंकि m और n बराबर है ना, तो यहाँ भी m लिख देते हैं, a वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस m ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m ऊपर कॉमन ले लो ना, b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाई 2m, ये m कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, ये b प्लस a है, इसको हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई 2 आर वेक्टर। तो देख लो जी, ये आर वेक्टर का ये वाला फॉर्मूला जो है ये ऐसा रूप में बदल गया। तो ये फॉर्मूला कब होगा, थोड़ा सिंपल हो गया ना, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब पॉइंट आर जो होगा वो आपके लाइन या वेक्टर पर सेंटर में होगा, मध्य बिंदु होगा, ऐसा जब बोलेगा तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें m और n भी रखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही a और b रख के और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला जब अंतः विभाजन होता है। अब एक केस और है जिसमें बाह्य विभाजन होता है, ठीक है, तो उसको अब हम लोग देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब पॉइंट आर पी क्यू को बाह्य विभाजित यानी एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर का क्या होगा। पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम लोग खंड सूत्र से। तो अब देखते हैं बाह्य विभाजन होगा कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, है ना, फिगर बस आपको समझाने के लिए है, आपको क्वेश्चन में फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो पहले तो वेक्टर पी क्यू बना लो जी, वेक्टर पी क्यू बना लिया, और पिछले बार की तरह इन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी बना लो। यहाँ ओरिजिन होता है तो O से P तक ये P का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर है, O से Q तक Q का पोजीशन वेक्टर, तो ये इसको B मान लिया था हम लोगों ने, यहाँ भी वही मानेंगे। अब बाह्य विभाजन है ना, तो बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है समझिए। देखो ये जो लाइन है इसको हम लोग आगे अगर बढ़ाएं, है ना, इधर ऐसे आगे ऐसे अगर बढ़ाएं और इसी पोर्शन में आगे बढ़ाने पर जो आपका पोर्शन मिलता है, देखो अंतः विभाजन में ये PQ के बीच में पॉइंट पड़ रहा था, लेकिन बाह्य विभाजन में क्या होता है, इस PQ के बाहर में आपका पॉइंट R पड़ना चाहिए ऐसे।
देखो ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट आर का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। यही तो निकालना है पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर। चलो, इसको हम लोगों ने आर वेक्टर मान लिया पिछली बार की तरह। और एम और एन क्या होगा, तो ध्यान से देखो, एम और एन दिखाया था हम लोगों ने पिछले फिगर में। ये आपका पी क्यू था, बीच में आर था, तो ये एम और ये एन। तो इसी के मदद से हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, है ना, नहीं तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। देखो यहाँ पी आर एम था ना, पी आर एम था, तो यहाँ भी हम लोग पी आर को ही एम लेंगे। देखो पी आर को, जो पिछली बार में था, पी आर ही एम होगा, ठीक है। और ये क्यू आर एन, तो देखो क्यू आर ये एन होगा, ठीक है। तो इस तरह से एम और एन इस बार रहेगा, ठीक है। तो पिछला वाला आपको अगर फिगर ध्यान में है तो यहाँ भी एम और एन आप दिखा सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए, तो देखो जब पॉइंट आर वेक्टर पी क्यू को, है ना, बाह्य एम इज टू एन में, है ना, एम अनुपात एन में बाह्य विभाजित, है ना, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर, यही तो मिलता है ना सेक्शन फॉर्मूला से, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा। तो देखो पिछला वाला सेक्शन फॉर्मूला याद है आपको, पिछला वाला क्या था, ध्यान से देखो, पिछला वाला कुछ ऐसा था ना, आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये था ना। तो इस वाले को आप इसी को देख के ना लिख सकते हो, खाली क्या कर देना होगा, पिछला वाले फॉर्मूला में जहाँ प्लस है वहाँ इस बार क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ठीक है। तो लो जी, हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला मिल गया। किस केस के लिए, जब पॉइंट आर जो हो ये पी क्यू वेक्टर के बाहर हो, यानी पॉइंट आर वेक्टर पी क्यू को बाह्य विभाजित यानी एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब ये फॉर्मूला, और अंतः विभाजित करेगा तो ये फॉर्मूला। तो दोनों को याद रखना कितना सिंपल है, एक में प्लस है, एक में खाली वहीं पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब फिगर का ये सब चीज़ का आप टेंशन ज़्यादा लेना नहीं, आप खाली फॉर्मूला याद रखो, अंतः विभाजित करने का और बाह्य विभाजित करने का, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, फिगर वगैरह हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए, तो हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फाइनली अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, आई जे के में, यानी कंपोनेंट फॉर्म, घटक रूप में दिया हुआ है। आपको क्या निकाल के बताना है, तीनों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी वेक्टर, ऐसे करके, है ना। तो ये तीनों आपको निकालना है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड। तो निकालते हैं। देखो फॉर्मूला आपको बताया है, आपके पास आर वेक्टर कुछ ऐसा हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, याद आया नहीं आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आई जे और के में जो चीज़ मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर करके तीनों को जोड़ देना है रूट में, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ मॉड ए का निकालो ना, पहला निकालते हैं मॉड ए, रूट अंडर क्या हो जाएगा, आई जे के में क्या मल्टीप्लाई है, तीनों में 1 मल्टीप्लाई है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम लोग। तो 1 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3 हो गया, निकल गया मॉड ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वैसे ही वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा देखो, आई जे के में क्या क्या चीज़ मल्टीप्लाई है, 2 का स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे -7, 7 नहीं -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 प्लस 49 प्लस 9, तीनों को जोड़ के क्या आएगा जी 62 आ रहा है ना, 62। ठीक है, वैसे ही मॉड सी निकालते हैं अब हम लोग, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा रूट अंडर 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये रूट में 1/√3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर होने पे ये रूट खत्म हो जाता है, तो 1/3 प्लस ये भी 1/3, और स्क्वायर के चलते ये माइनस भी खत्म हो जाता है, याद रहे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1/3, आगे सॉल्व करने पर 3/3 यानी रूट अंडर 1 यानी 1। लो जी, तीनों निकल गया हमारा, है ना। हम लोगों ने मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी तीनों निकाल दिया, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत आसान था, है ना। चलिए आगे बनाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या करना है, सेम मैग्नीट्यूड सेम परिमाण वाला दो अलग अलग वेक्टर लिखना है। तो देखो इसको लिखने का बहुत सारा आसान तरीका है ना। तो एक सबसे आसान तरीका आपका क्या है, एक वेक्टर ऐसे लिख दो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर लिखो जिसमें यही 2 3 4 रहेगा, थोड़ा इधर उधर करके लिख दो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो कहीं पे, है ना। और दोनों बार आप मॉड ए और मॉड बी निकाल के देखोगे तो सेम ही आएगा, है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड वाला दो अलग अलग वेक्टर्स हम लोगों ने लिख दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दो समान दिशा वाले अलग अलग वेक्टर, यहाँ सेम परिमाण वाला लिखना था मैग्नीट्यूड वाला, यहाँ सेम डायरेक्शन वाला लिखना है। तो एक वेक्टर लिख दो, वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अच्छा देखो ये वेक्टर ए है ना। तो सेम डायरेक्शन वाला कोई वेक्टर अगर हमसे पूछे तो क्या हम वेक्टर 2a लिख सकते हैं। वेक्टर 2a क्या होगा, सेम दिशा में लेकिन डबल मैग्नीट्यूड यानी लंबाई वाला, है ना। तो दूसरा वेक्टर बी जो हम लोग लिखेंगे वो क्या हम लोग कर देंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। आप 3 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, तो वो 3 गुना लंबाई का हो जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप सेम डायरेक्शन में अलग अलग वेक्टर्स लिख सकते हो। जब लंबाई अलग अलग हो गया तो वेक्टर अलग अलग हो गया, है कि नहीं, खाली लंबाई हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो बड़ा आसान था ये लिखना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया है कि एक वेक्टर है 2i प्लस 3j और दूसरा वेक्टर है xi प्लस yj, ये इक्वल है, समान है। तो x और y क्या होगा, है ना। तो देखो दिया क्या हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, है ना। ये दोनों इक्वल है। तो देखो हम लोग सीधा सीधा क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। यहाँ i के साथ क्या है, x है, तो यहाँ i के साथ 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 2। अच्छा यहाँ j के साथ 3 है, यहाँ j के साथ y है, तो y इज इक्वल टू 3। तो एकदम आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ बोला है कि एक वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु a है और अंतिम बिंदु b है ना। इनिशियल पॉइंट a है और फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट आपका ये b है जो कि -5 7 है। तो वेक्टर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है।
इसको हम लोग वेक्टर ए बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि इसका सदिश घटक और अदिश घटक बताओ। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस वेक्टर को हम लोग घटक रूप में लिख देंगे, है ना। तो देखो दो पॉइंट्स स्पेस में दो बिंदुओं को मिलाने वाले वेक्टर्स को लिखना हम लोगों ने सीखा था, है ना। देखो मान लो वेक्टर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ऐसे पॉइंट हैं, है ना, ये a और b है। ठीक है, ऐसे वेक्टर बन रहा है। तो ये वेक्टर ए बी को लिखने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, है ना। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड वाला है ही नहीं, पॉइंट में जेड है ही नहीं, तो आप इतना ही लेके चलोगे, है ना, इतना ही लेके चलोगे। जेड नहीं है हमारे पास यहाँ पॉइंट में, तो जेड वाला हम लोग पार्ट नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, देखो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो हम लोग वेक्टर ए बी लिखेंगे। देखो वेक्टर ए बी तो कैसे होता है, x2 माइनस x1 यानी देखो -5 माइनस x1 क्या है 2 आई कैप प्लस फिर क्या है y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस y1 1 जे कैप। ठीक है, और जेड है ही नहीं तो जेड वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, बस हो गया आपका। तो वेक्टर ए बी आप लोग क्या लिख सकते हो, -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। हो गया, वेक्टर तो निकल गया। अब सदिश घटक और अदिश घटक बताना भी हम लोग देखे हैं, एग्जाम्पल भी मैंने बताया था आपको, है ना। तो इस यहाँ पे इस वेक्टर के लिए सदिश घटक यानी वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा जी, ये -7i और ये 6j ये होगा। ठीक है, और अदिश घटक यानी स्केलर कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, आई वाला नहीं, आई नहीं लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है ना, खाली आप -7 लिखो और ये 6 लिखो, हो गया। तो यही है आपका आंसर जी। तो ये भी मुश्किल नहीं था, है ना। आपको वेक्टर दिया नहीं था डायरेक्ट क्वेश्चन में, आपको वेक्टर निकालना पड़ा, है ना, इस फॉर्मूला का यूज करके, ये वाला फॉर्मूला का यूज करके, है ना। तो वेक्टर एक बार जब निकल गया तो वेक्टर कंपोनेंट यानी सदिश घटक और अदिश घटक लिखना तो बहुत आसान होता है कि नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना। हमें तीनों का योग यानी सम निकालना है, तो निकालते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ए बी सी हम लोग रख देते हैं यहाँ से, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप प्लस, ये देखो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, फिर ये लास्ट सी, ये प्लस आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो इसको जोड़ के क्या आएगा, देखिए आई वाले सबको जोड़ दीजिए। तो देखो आई यहाँ है ना, आई यहाँ है और देखो आई यहाँ है, तो ये आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i। ध्यान देना, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और यहाँ -2i है तो ये 2i और ये -2i तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब j वाला को देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ -2j यहाँ -6j, तो क्या हो गया -8j। अच्छा, अब 4j है यहाँ पे, तो 4 - 8 -4j हो जाएगा ना। चलो अब k वाला देखो, तो k प्लस 5k 6k और 6 - 7k, है ना, 6 - 7
-1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -k कैप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है ना। ए बी सी आपका क्या आ गया, लिख देता हूँ यहाँ a + b + c वेक्टर इज इक्वल टू -4j - k कैप। बहुत सिंपल है। चलो वेक्टर ए दिया हुआ है, आपको देखो यहाँ क्या निकालना है। इस ए वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर माने ए कैप निकालना है जी। देखो आ गया ए कैप निकालने के लिए। ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर। मैंने आपको बताया था ना आर कैप निकालने का, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर वेक्टर, नीचे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा हमें। तो ये क्या होगा जी, √1² + 1² + 2² यानी √1 + 1 + 4 यानी √6 होगा। लो मॉड ए निकल गया। अब देखो ए वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर है ना, यानी ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या है आपका, आई कैप + जे कैप + 2k कैप, और मॉड ए आपने क्या निकाला हुआ है, √6, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू, देखो 1/√6 आई कैप, ये तीनों के नीचे √6 लगा देंगे हम लोग, इन तीनों के नीचे। तो ऐसे लिख देंगे 1/√6 आई कैप + 1/√6 जे कैप + 2/√6 के कैप, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ए कैप निकल गया जी। यही आंसर हो गया हम लोग का। बहुत सिंपल है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास, P और Q दिया हुआ है ना। तो P और Q के दिशा में एक वेक्टर बनेगा PQ वेक्टर। तो इसी PQ वेक्टर के दिशा में हम लोग को क्या करना है, यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले PQ वेक्टर बना के दिखा देते हैं हम लोग। P एक पॉइंट है 1 2 3 और एक पॉइंट यहाँ Q ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है। तो पहले PQ वेक्टर बना दो, ये हो गया हमारा PQ वेक्टर। लो जी बन गया। अब देखो हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आई जे के में पहले वेक्टर को यानी घटक रूप कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग को वेक्टर को लिखना पड़ेगा। तो देखो हम लोगों को फॉर्मूला पता है ना, घटक रूप में लिखने का क्या होता है, x2 - x1 आई कैप + y2 - y1 जे कैप + z2 - z1 के कैप। तो देखो आपके पास x1 ये यहाँ क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, यहाँ x2 है, y2 है, z2 है ना। तो फॉर्मूला में हम लोग इन्हीं सब का यूज करते हैं। पहले क्या होता है x2 - x1 यानी ये 4 - ये 1 4 - 1 आई कैप प्लस y2 - y1 यानी 5 - 2 जे कैप प्लस z2 - z1 यानी 6 - 3 के कैप। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है, ये आप लोग लिखेंगे नहीं एग्जाम में बनाते समय में, ठीक ना। तो वेक्टर PQ हमारा क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। लो जी अब वेक्टर हमारा आ चुका है, इसी का यूनिट वेक्टर, इसी के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें मॉड PQ का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मॉड PQ क्या होगा, 3a² + 3a² + 3a² रूट अंडर 9 + 9 + 9 √27, ये 3√3 हो जाएगा, है ना। 27 को हम लोग 3√3 लिख सकते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, PQ वेक्टर की दिशा में यानी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर,
ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड पी क्यू वेक्टर, है ना, यही होगा ना फॉर्मूला। तो पी क्यू वेक्टर हम लोगों ने निकाला हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई, हम लोगों ने मॉड पी क्यू 3√3 निकाल के रखा हुआ है 3√3। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो हम लोग तीनों के नीचे लगा देते हैं 3√3, 3j कैप डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई 3√3। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3 तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, है ना। तो यही हो गया आपका पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यही आंसर होगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, है ना। तो सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों को देखो वेक्टर भी नहीं दिया हुआ था, हम लोग को पॉइंट दिया हुआ था, तो 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना हम लोग को आता है ना। तो वो फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों ने x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने क्या किया, पहले तो वेक्टर निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूला का यूज किया और यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे पास 2 वेक्टर a और b दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि a प्लस b वेक्टर के दिशा में दोनों को जोड़ने पर, a और b को जोड़ने पर आपको एक वेक्टर मिलेगा a प्लस b वेक्टर, है ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। उसके डायरेक्शन में हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले हम लोग वेक्टर a प्लस b निकाल लेते हैं। तो देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये क्या होगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना, प्लस b, तो यहाँ ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप लिख दिए। ये देखो ये j और माइनस j तो कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या आएगा, 2i माइनस आई, खाली i हो जाएगा, आई कैप 2k माइनस k, ये भी खाली k कैप हो जाएगा। तो एक छोटा सा सिंपल सा वेक्टर मिला है हम लोग को, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अच्छा इसका मॉड निकाल लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है हमें यूनिट वेक्टर निकालने में। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर, देखो j वाला तो है ही नहीं, i और k है आपके पास, है ना, i और k, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई है, 1 1 है, कुछ नहीं है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस 1 यानी √2। नाउ अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या निकाले हुए हम लोग, i प्लस k, आई कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई ये मॉड a प्लस b, यहाँ √2 आया है ना, √2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दोनों के नीचे √2 लगाओगे तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकल गया, ये यूनिट वेक्टर होगा, है ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के दिशा में। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग कुछ मान लेते हैं। देखो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब बोल रहा है कि इस वेक्टर के दिशा में 8 यूनिट लंबाई का वेक्टर, 8 यूनिट लंबाई का वेक्टर बताओ क्या होगा। तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, पहले इसी वेक्टर के दिशा में 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर यानी एक कैप निकाल लेंगे, एक कैप निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कैप क्या होता है, 1 यूनिट लंबाई का होता है, तो 1 यूनिट वाला लंबाई का निकालेंगे और उसमें बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हम लोग का 8 यूनिट का लंबाई का आ जाएगा, सिंपल। तो चलो ए है हमारे पास, मॉड ए निकाल लेते हैं। ए कैप निकालने के लिए ज़रूरत पड़ता है 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर रूट अंडर 25 प्लस 1 प्लस 4 यानी रूट अंडर 30 मॉड ए निकल गया। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर के दिशा में 1 यूनिट परिमाण या लंबाई एक ही बात है, मैग्नीट्यूड का वेक्टर ये निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ए कैप होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई मॉड ए क्या निकाला है हम लोगों ने, रूट 30 निकाला है। ठीक है, तो हम लोग ए कैप को क्या लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं, इसलिए ए कैप इज इक्वल टू 5/30 आई कैप माइनस 1 सॉरी यहाँ रूट 30 होगा, नीचे में रूट है ना, रूट 30 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। लो जी, हम लोगों ने जो दिया गया वेक्टर था है ना, उसके डायरेक्शन में 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर निकाल दिया। उसको हमने ए वेक्टर मान लिया था ना दिए गए वेक्टर को, तो इसके डायरेक्शन में 1 यूनिट लंबाई का वेक्टर निकाल लिया है ना। नाउ ए वेक्टर के डायरेक्शन यानी दिशा में 8 यूनिट लंबाई या मैग्नीट्यूड जिसे परिमाण भी बोलते हैं ना, परिमाण का वेक्टर क्या होगा जी, क्या होगा, 8 इंटू ए कैप हो जाएगा। ए कैप 1 यूनिट लंबाई का होता है, उसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इस 8 को भीतर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। ठीक है, तो ये जो आपका निकला है वेक्टर, यही क्या है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में 8 यूनिट लंबाई का वेक्टर है, यही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। हमें वेक्टर के दिशा में 8 यूनिट लंबाई का बोला था निकालने के लिए, तो हमने 1 यूनिट लंबाई का निकाल लिया, ए कैप, और उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 8 यूनिट लंबाई का वेक्टर, है ना। तो सिंपल है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।